أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह यार साहब। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को वेलकम करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ और दोस्तों को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब न्यूली इलेक्टेड बॉडी चेयरमैन एंड हिज टीम और ओल्ड बॉडी और स्टालवार्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री और सारे रिस्पेक्टेबल मेंबर्स कारपोरेट और एसोसिएट सारों को वेलकम जी। तो आज आफ्टर सीज़न आप कहें क्लोजिंग इश्यूज़ रिलेटेड पेस्टिसाइड्स एज वेल एज फर्टिलाइज़र्स बड़े बर्निंग इश्यूज़ हैं। तो एग्जेक्टिव बॉडी भी उस पर डिस्कशन हुई है। तो बड़े मोटिवेटेड हैं आपकी बॉडी सारी जो है काम करने के लिए। पिछले साल हमने किया है, आगे बॉडी जो है ज़्यादा आप कह लें कि डायनामिक और ज़्यादा जोश जज्बे से काम करने वाले लोग हैं। हम भी साथ होंगे इंशाल्लाह। तो सारे लोग सारों को वेलकम और होप फॉर द बेस्ट कि आगे बिजनेस एज वेल एज आप लोगों की फाइनेंशियल एज वेल एज फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद थोड़ा सा एक्टिविटीज़ और पीसीपीए का जो टोटल बजट था उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इस साल जो मेंबर्स हैं पीसीपीए के जी 2020 में वो 251 है, लास्ट ईयर 238 थे। तो 2015 में 195 थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से पीसीपीए जो है उसकी जो मेंबरशिप है वो हर साल बढ़ रही है। और पिछले साल से तो हमने ये भी किया हुआ था कि जो भी पीसीपीए का मेंबर बनेगा तो वो एचआर की जो कमेटी है वो इसको अप्रूव करेगी, तो उसके बाद ही रिकमेंड करेगी, तो उसके बाद ही वो मेंबर बनेगा। तो मेरा ख्याल है बीच में कुछ रिफ्यूज़ भी हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह की मेंबरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि पिछले साल पिछले टेन्योर में, पिछले साल तो नहीं कहना चाहिए, पिछले टेन्योर में जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उसमें तमाम दोस्तों को पता है कि फर्टिलाइज़र का जो इशू था वो काफ़ी सीरियस इशू था कि वो बिल पास होने के लिए असम्बली के लिए आगे असम्बली में पास होने के लिए चला गया था। तो उसमें जिन दोस्तों ने मैं समझता हूँ कि भरपूर उसमें ताउन किया और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उनके यहाँ पे नाम ना लिए जाएं तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा नहीं होगा। इसके अंदर सुनते ही बिल को ये दरियाफ़्त किया था अपना शेख आरिफ साहब ने, फ़िदा गाड़ी साहब ने, फिर रऊफ़ुर रहमान साहब के पास आया, फिर उसके बाद तमाम दोस्तों में ये ज़ाहिर है पोर्टल पे भी गया। तो हमने तो अभी डिस्कशन नहीं की थी, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब ने और बाकी सीनियर जितने भी दोस्त हैं सब लोगों ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इसका पता किया। हनीफ़ खान पिताफ़ी की मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब ने ड्यूटी लगाई कि किस जगह पे ये बिल है, उसकी लोकेशन हमें बताई गई और डॉक्टर साहब ने ख़ुद ही फौरी तौर पे हाजी अताउर रहमान साहब ने, डॉक्टर साहब ने, आसिम मजीद साहब ने, जमशेद चीमा साहब ने, साद अकबर, डॉक्टर खालिद साहब, आज़म चीमा साहब, सब ने फौरी तौर पे डिसाइड किया कि लाहौर में हम लोग जो हैं फौरी तौर पे इमीडिएटली मीटिंग कॉल करते हैं। उसमें तमाम एमपीएस को इनवाइट किया गया। वहाँ पे मिनिस्टर भी जो एग्रीकल्चर के हैं प्रोविंस के वो भी आए और फौरी तौर पे 1 पॉइंट एजेंडा था कि जी ये बिल जो है ये पास नहीं होना चाहिए, असम्बली में नहीं जाना चाहिए पास होने के लिए। तो उसी दिन वहीं पे डिसीजन हुआ। साद अकबर साहब ने बड़ा खूबसूरत सा लेटर लिखा, जमशेद इकबाल चीमा साहब फौरी तौर पे अगले दिन जो मिनिस्ट्री है लॉ की वहाँ पे गए और वहाँ से जो ये जो बिल रखा हुआ था उनके पास
आगे एजेंडे में शामिल था असम्बली में पास होने के लिए, वहाँ से फौरी तौर पे ख़त्म करवाया और उस बिल को वापस लेके आए। और वो आजकल जो बिल है वो पड़ा हुआ है हमारे सेक्रेटरीज़ के पास, उसके ऊपर डिस्कशन हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो तमाम दोस्तों के लिए भरपूर जो है वो तालियां होनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली जो PCPA के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनका ये क्विक एक्शन था और ये बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का एक्शन था जिस पे कि बहुत तेज़ी से काम हुआ। नेक्स्ट चलें जी। इसके बाद हमारा एक दरीना इशू था पोटाशियम ह्यूमेट। पोटाशियम ह्यूमेट का जो मेथड था वो ग्रेविमेट्रिक मेथड जो था वो हम शुरू से मंजूर नहीं कर रहे थे, उसको हम नहीं कह रहे थे कि इससे चेक होना चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो मेथड है उस पर 2014 में काम हमने शुरू किया था। जमशेद इकबाल चीमा साहब गो आप लोगों को चक्कर लगाते नज़र नहीं आए इधर, लेकिन लाहौर में मैं समझता हूँ कि हमारा काफ़ी वज़न था और मीटिंग्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। और वो जो 2014 में जो हमने जो काविश शुरू की थी वो डेफिनेटली इस टेन्योर में वो जो है वो कारआम साबित हुई। और ह्यूमिक एसिड जो है वो ये जो पोटाशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड ये ग्रेविमेट्रिक मेथड की बजाय जो है वो चेक होगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के साथ। उसके अलावा हमारा एक और इशू था अमाइनो एसिड का, बड़ा सीरियस इशू था। इसमें रऊफ़ आकिब साहब बैठे नहीं कहीं पे। रऊफ़ आकिब साहब ने मैं समझता हूँ जितनी काविश इसमें की है वो मेरे ख़्याल से उनके लिए भी क्लैपिंग ना हो तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा नहीं लगेगा। रऊफ़ आकिब साहब ने हमेशा बड़े लेटर्स जैसे भी हम आपस में मशवरा करते रहे, टेक्निकली माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, अमाइनो एसिड में काम भी अच्छा है, वो करके सारा कुछ हमने पहले तो क्रॉप लाइफ की, PCPA की और सॉइल फर्टिलिटी की ये मीटिंग्स होती थी। तो वहाँ पे क्रॉप लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाती थी कि वो कोई और मेथड कहते थे, हम कोई और मेथड कहते थे। तो इन दोस्तों की, अहमद यार भट्टी, रऊफ़ आकिफ, इन तमाम दोस्तों की वजह से, इनकी काविश की वजह से अमाइनो एसिड का जो प्रोटोकॉल लिख के दिया गया वहाँ पे, तो वो बाकायदा तौर पे क्रॉप लाइफ ने भी पास किया और सॉइल फर्टिलिटी ने भी पास किया। और सबसे एक इन्फॉर्मेशन जो है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि क्रॉप लाइफ ने भी उस मेथड के तहत अमाइनो एसिड को चेक किया, PCPA ने भी चेक किया, गवर्नमेंट ने भी चेक किया। गवर्नमेंट के मेथड के मुताबिक तमाम अमाइनो एसिड के सैंपल्स अनफिट थे और जो हमने मेथड दिया था उसके मुताबिक बिल्कुल वो एक्यूरेसी थी, रिपीटेबिलिटी थी। तो वो जितने हमारे अमाइनो एसिड वहाँ पे गए थे वो सारे के सारे पास थे। तो इसका मतलब है अमाइनो एसिड पे जितने भी आज तक जो सैंपल्स अनफिट हुए थे वो गवर्नमेंट की लैब के रिज़ल्ट के मुताबिक वो उनका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी काविश थी मैं समझता हूँ, इसमें रऊफ़ आकिफ का काफ़ी मेहनत थी। आगे चले जी। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी एडिशनल सेक्रेटरी के साथ, उसमें बेसिकली एक कमेटी जमशेद इकबाल चीमा साहब ने लाहौर में बनाई हुई थी। उसमें साद अकबर ख़ान था, आज़म साहब थे और जमशेद इकबाल चीमा साहब थे। तो उस कमेटी ने जो मीटिंग्स की, इसमें रऊफ़ुर रहमान साहब थे साथ, इन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया लाहौर में साथ जाके। तो उसमें जो एक दरीना ख्वाहिश थी कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ करेगा, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर को पेस्टिसाइड की तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है वो मिलेगा, उसके तहत जो है वो काम जो है किया जाएगा। अभी यहाँ से कोई सवाल डेफिनेटली आ सकता है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये मिनट साहब तमाम लोगों के पास चले गए हैं और इसकी हार्ड कापी भी आज एग्जेक्टिव बॉडी में डिसाइड हुआ है, वो भी आप लोगों तक चली जाएगी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हुई अभी तक कि हमारे वो जो कोर्ट केसेस वाला इशू जो है वो बीच में चल रहा था। तो ये बहरहाल ये जो मिनट्स हैं ये इस पर एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स के जमशेद इकबाल चीमा साहब के साइन हैं। तो उसके अलावा दूसरी जो चीज़ थी कि लैब से सैंपल वापस हो जाते थे, तो लैब से सैंपल भी ये डिसीजन हो गया था कि लैब से कोई सैंपल भी जो है वो वापस नहीं जाएगा, वो टेस्ट होगा, बेशक उसकी रजिस्ट्रेशन है या बेशक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो दूसरा ये बड़ा डिसीजन मैं समझता था। तीसरी जो बात हुई थी वहाँ पे ये था कि जो बायोस्टिमुलेंट की जो रजिस्ट्रेशन थी
बायो फर्टिलाइज़र्स की और कंपोस्ट की। ये जो रजिस्ट्रेशन थी इनको कैंसिल कर दिया गया हुआ था। इसमें लेटर तो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया, लेकिन वर्बली उन्होंने ये कह दिया था कि इनकी ये जो 3 चीज़ें हैं इनकी जो रिन्यूअल्स हैं या रजिस्ट्रेशंस हैं, जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है वो सैंपल जमा कराएं लेबॉर्ट्री में और लिख के उनको भेज दें तो उनकी रिन्यूअल जो है वो हो जाएगी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अचीवमेंट थी। उसके अलावा एक ये कोहे सुलेमान डेजर्ट के लिए एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने रिक्वेस्ट की थी, हमने एक वो डायरेक्टरी PCPA के फोरम से छुपाई भी थी, तो उसको भी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इसके अलावा भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होंगी। आगे चलें जी। लोकस्ट के लिए जमशेद चीमा साहब ने, DG साहब ने ड्यूटी लगाई हुई थी बेसिकली मुल्तान में ही। तो हमने तकरीबन 20,000 लीटर्स जो प्रोडक्ट था लोकस्ट के लिए वो इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया। शेख साहब ने मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा दिया हुआ था ऑलरेडी उससे पिछले टेन्योर में। तो PCPA ने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को लोकस्ट कंट्रोल के लिए प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ सपोर्ट किया और उसको अप्रिशिएट भी किया तमाम लोगों ने, DG साहब ने भी। तो आगे चलें, आगे चलें। पहले PCPA की पार्टिसिपेशन कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती थी। एपटेक में तो खैर पार्टिसिपेशन एपटेक सब एपटेक में तो ज़्यादा होती थी, बंदे कम करने पड़ते थे। लेकिन इसके अलावा CCMG या DCO साहब के पास जो मीटिंग होती है या डायरेक्टर साइल फर्टिलिटी के पास मीटिंग जो होती हैं या पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के पास होती हैं या कोई और भी कहीं पे मीटिंग होती है, तो ये कभी नहीं हुआ। क्रॉप लाइफ तो बेशक उसमें एब्सेंट हो, लेकिन PCPA जो है वो कभी एब्सेंट नहीं हुई। तो हमारी पार्टिसिपेशन इंशाल्लाह वो हर साल, पिछले साल भी वो कंटिन्यूस रही है और वो गवर्नमेंट को भी बड़ा पता है और वो अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। आगे चलेंगे। तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि टीम वर्क है, सारे के सारे दोस्त जो हैं इसके अंदर जो शामिल हैं, जिन दोस्तों के भी काम में लगे हुए थे उन्होंने परफॉर्म किए। तो नेक्स्ट ईयर जो मैं समझता हूँ कि वो जो कमेटीज़ हैं उनको उम्मीद है इससे भी ज़्यादा फाल करके चलाया जाएगा और इंशाअल्लाह PCPA का जो है वो काम इससे भी बेहतर होगा नेक्स्ट ईयर। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी जो वर्किंग थी PCPA की। आगे चलो। PCPA की जी इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो पिछले टेन्योर में था वो टोटल इनकम PCPA की थी 1,13,697। एक्सपेंसेस जो है वो है 76,15,998 के 98। सरप्लस या डेफिसिट जो था वो 37,20,699 पिछला आया था और इस साल 38,31,069। तो PCPA के अकाउंट में इस वक्त 75,51,768 रुपये वो पड़े हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले तमाम सालों से ज़्यादा अमाउंट PCPA के अकाउंट में इस वक्त जमा है और बड़ा अच्छा मौका है PCPA के पास कि वो अपना ऑफिस और जैसे मेरे ख्याल से स्टार साहब जिक्र करेंगे आगे चल के कि हमें डेफिनेटली अपना ऑफिस और ये चीज़ें जो हैं ये इस्टेब्लिश करनी चाहिए, बनानी चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए जी। थैंक यू जी। ये था बजट के बारे में। अब आगे चलते हैं जी एजेंडे में नेक्स्ट है जी कि अनाउंसमेंट ऑफ एग्जेक्टिव बॉडी एंड ऑफिस बेयरर्स। तो उसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाजी अताउर रहमान साहब जो कि PCPA के सरपरस्त आला भी हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और एग्जेक्टिव बॉडी और ऑफिस बेयरर्स का जो है वो अनाउंसमेंट करें और अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी भी साथ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज हम PCPA की जनरल बॉडी में इकट्ठे हुए। इससे पहले एग्जेक्टिव बॉडी हुई,
आज हम 9 मुंतखब अहदेदारान एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान का हलफ होगा और पिछला साल जो चीमा साहब ने गुजारा उसकी डिटेल आप दोस्तों को रोज़ साहब ने बताई। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जो चीमा साहब ने काम शुरू किए आने वाले अहदेदारान अब्दुस्तार साहब और बाकी उनकी कैबिनेट इंशाअल्लाह सब दोस्तों से मुशावरत के साथ एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान की मुशावरत के साथ ये वाला साल इंशाअल्लाह गुजारेंगे और अल्लाह ताला इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा PCPA की खिदमत करने का मौका दे और ये इंशाअल्लाह अच्छे रिजल्ट दे। अब मैं अनाउंसमेंट करता हूँ एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान की। शाहिद सलीम कुरैशी साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, हमाद अहमद मियाँ साहब, मोहम्मद अरफान अहमद, सुल्तान नासिर साहब, डॉक्टर खालिद हमीद साहब, चौधरी अल्ताफ़ शाहिद साहब, ख्वाजा रियाज अहमद साहब, आज़िम चीमा साहब, राना मुश्ताक अहमद साहब, नईम बेग साहब, राना खलील अहमद साहब, शाहिद अजीम साहब, चौधरी रऊफ़ुर रहमान साहब, शौकत इस्लाम साहब, मियाँ मोहम्मद असलम साहब, शेख आरिफ साहब, हाजी अब्दुस्तार साहब, मियाँ हनीफ साहब, आमिर फ़हीम साहब। मैं इनको मुबारकबाद दे देता हूँ। इसके बाद जो अहदेदारान PCPA के हैं, सबसे पहले अब्दुस्तार अज़हर साहब, चेयरमैन PCPA, शाहिद सलीम कुरैशी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस चेयरमैन साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हस्ब साबिक रो शाहिद साहब, जनरल सेक्रेटरी, अहमद अहमद मियाँ साहब, डिप्टी जनरल हमाद साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साहब, मार अरफान अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी, सुल्तान नासिर साहब, सेक्रेटरी लीगल अफेयर। मैं इनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो, ये PCPA की मुल्क की खिदमत कर सके। भाई साहब आप यहीं पे स्टेज पे तशरीफ़ रखें। तो मैं एग्जेक्टिव बॉडी में जिन जिन दोस्तों के नाम लिए गए हैं उन तमाम से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ हलफ बर्दारी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ अपना अपना नाम लेना। मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस से नीयत से PCPA का हामी और वफादार रहूँगा। बहैसियत एग्जेक्टिव मेंबर मैं अपने फ़राइज़ ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। ये कि मैं PCPA के मुफादात को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा, जो कि PCPA की बुनियाद है। ये कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को PCPA के मुफादात पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा।
ये कि मैं पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान के किसान और क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की के लिए कोशा रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत बहुत मुबारक सब दोस्तों को। अब नेक्स्ट है जी हाजी साहब ही हलफ लेंगे। जो ऑफिस बेयरर्स हैं उसमें मैं दरख्वास्त करूँगा नए इस साल के चेयरमैन जनाब अब्दुस्तार अज़हर साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे हलफ बर्दारी के लिए। हाँ जी पा दो। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शाहिद सलीम कुरैशी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब हमाद अहमद मियाँ साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा माहर इरफान अहमद से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद दरख्वास्त करूँगा जनाब सरदार सुल्तान नासिर साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। आदिल ऑफिस बिजनेस का तो मुबारक हो जी तमाम दोस्तों को जो कि इस साल के लिए ऑफिस बेयरर्स हैं हमारे नए। आपको तो चावल की जरूरत कहीं नहीं यार, है थैंक यू जी। चलिए जी अब ऑफिस बेयरर्स का हलफ है। चलिए डॉक्टर खालिद साहब जो हैं हाजी अताउर रहमान साहब को स्टेज पे हाथ बनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं जी। तो हाई साहब से दरख्वास्त करूँगा जी कि ऑफिस पीरियड से हलफ ले जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से PCPA का हामी और वफादार रहूँगा। बाहैसियत ऑफिस बेरर मैं अपने फ़राइज़, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। ये कि मैं PCPA के मफादात को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो कि PCPA की बुनियाद है। ये कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को PCPA के मफादात पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। ये कि मैं पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान के किसान और क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की के लिए कोशा रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत बहुत मुबारक। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। भाई साहब तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू। एजेंडा निकालो, एजेंडा निकालो, एजेंडा। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा
जनाब हाजी अब्दुस्तार अज़हर साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाजी अब्दुस्तार साहब, क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। आज भी तो किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, और इसके बाद आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, एतमाद किया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप दोस्तों ने जो ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पे डाली है, अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, इस वक्त जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, थोड़ा सा उन पे डिस्कशन हो जाए। एक तो इश्यूज़ हैं, दूसरा इन पे जो हमारा एक्शन प्लान होगा, हमने क्या करना है। कम वक्त में लगाऊंगा इश्यूज़ पे और ज़्यादा वक्त दूंगा सोल्यूशन पे, या जो हमारी स्ट्रेटजी है और हम किस तरीके से काम करना चाहेंगे। नेक्स्ट, एक एक्सटर्नल इश्यूज़ है हमारे और एक इंटरनल इश्यूज़ है। एक्सटर्नल इश्यूज़ से मुराद हमारे जो डिपार्टमेंट के साथ इश्यूज़ हैं, इसमें पेस्टिसाइड के इश्यूज़ हैं, फर्टिलाइज़र के इशू हैं, रजिस्ट्रेशन है, राइट ऑफ अपील ये क्लियर नहीं है। जो हमारा सैंपल का थर्ड पोर्शन है उसकी डेट का हमें नहीं आइडिया कि हम अगर अपील में जाते हैं तो हमारे पास क्या इख्तियारात हैं। मेथड ऑफ एनालिसिस की राव साहब ने बात की, कुछ चीज़ों पे ये क्लियर हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी ये इश्यूज चल रहे हैं। सब स्टैंडर्ड और एडल्ट्रेशन में फ़र्क, और पर्टिकुलरली इसमें जो सज़ाएं हैं उस पे फ़र्क होना चाहिए। ये हमारा बहुत बर्निंग इशू है कि ये केमिकल है, इनको एज केमिकल ट्रीट करना चाहिए। 19-20 ये हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट अगर 10% है, वो अगर 8.5 या 9% आ जाना चाहिए, आता है किसी वजह से, तो ज़ीरो वाले में और इसमें फ़र्क होना चाहिए। ये एक हमारा बर्निंग इशू है। कमिटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हमारी होती हैं, मिनट्स इशू नहीं होते, अगर होते हैं तो उन पे अमल नहीं होता। इंपोर्ट है, रजिस्ट्रेशन है, कस्टम इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा इशू है दैट इज़ इमेज बिल्डिंग, कि हमें आम आदमी 2 नंबर समझता है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ये हमारा एक फोकस्ड एरिया होगा कि जिस पे हम इंशाअल्लाह इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनल इश्यूज़ हमारे, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि हमारा जो सेल्स स्टाफ है, एक कंपनी के पैसे रोकता है और दूसरी कंपनी उसको हायर कर लेती है। ये बहुत बर्निंग इशू है। इसी तरह डीलर्स हैं कि डीलर्स ने मार्केट में पैसे देने हुए होते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी वाले दोस्त जाते हैं उसको माल दे देते हैं। ये भी एक बहुत बर्निंग इशू है। एक चीज़ मैंने लिखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स पर्सन एंड डीलर्स, PCBA ऑफिस और आउटसाइड लॉ फर्म। ये मैं अप्रिशिएट करूँगा, नहीं बाला साहब का आइडिया था। ये अक्सर ये बात करते हैं कि जी सेल्स स्टाफ और डीलर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जैसे आप दोस्त जानते हैं कि बैंक्स में एक सिस्टम होता है कि अगर एक आदमी किसी एक बैंक का डिफॉल्टर है तो कोई भी बैंक उसको फैसिलिटी नहीं देता। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। मेरी एक ये आउटसोर्स लॉ फर्म मैंने लिखा है, मेरी बातचीत चल रही है, वो जब चीज़ें फाइनल होंगी तो मैं आपके साथ उसको कम्युनिकेट भी करूंगा। उसका बेसिक आइडिया ये है कि जितने भी सेल्स स्टाफ हैं, जो कंपनियां रजिस्टर होना चाहेंगी, वो वहाँ पे उनकी एक नॉमिनल फीस होगी, और आपके जितने सेल्स स्टाफ हैं वो रजिस्टर होंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो थर्ड पार्टी सही तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लेगी, उसका डेटा रखेगी, और वो बंदा अगर किसी और कंपनी में जाता है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह डीलर्स भी अगर हम रजिस्टर्ड करा लें
लंबा काम है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो मैं इस पे खुद इस पे इंशाल्लाह काम करूंगा, और इसमें जो दोस्त पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनके साथ डिस्कस करके अगर इसका फ़ायदा हमें नज़र आया तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक इनोवेटिव आइडिया मुझे लगा है, तो ये दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। ये हमारी कोशिश होगी कि हम अपना सेल्स स्टाफ और डीलर जो है इनको रजिस्टर्ड कराएं। हमारा एक गलत जो रिवायत चल रही है और इसमें काफ़ी दोस्त इन्वॉल्व हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि सेल्स ऑफिसर किसी कंपनी में नहीं चल सकता तो वो जाके डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है और हम उसको 10 रुपए पे या 15 रुपए पे प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है प्राइसिंग में। अभी मैं उसकी मिसाल दूंगा कि पैराक्वाड का रेट साहिवाल साइड पे अभी पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट ये डिमांडेड प्रोडक्ट है, तो सुनने में आ रहा है कि 330-340 रुपए पे ये प्रोडक्ट बिक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेन रोल ऐसे लोगों का है जो दिहाड़ीदार होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमने महीने का लाख रुपया कमाना है और 3,000-4,000 अगर हमें दिन का बच जाए तो इसी पे राजी हो जाते हैं, तो वो मार्केट ऐसी तैसी फेर रहे हैं। मेरी दोस्तों से गुजारिश ये होगी, ये काम इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, कि हम लोग वादा करें कि 31 दिसंबर तक हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लोज करेंगे। ये मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने में हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिए हुए हैं तो बराए मेहरबानी इसको खुदा के वास्ते को ख़त्म कर दें। इसके आप दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुद भी इससे नुकसान उठा रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि इसको 31 दिसंबर तक इसको क्लोज कर दें, आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना हो। जो कंपनियां हैं कम अज़ कम उसके पास 5 एग्री ग्रेजुएट्स हों, उसके एक्सपेंसेस हों, तो वो बेहतर तरीके से अच्छा रेट दे सकता है। प्राइसिंग है, प्राइसिंग बहुत बड़ा इशू है कि प्राइसिंग मार्केट में जब लो रेट्स आते हैं तो हमारे पास उसको डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है, हम ये कहते हैं कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है। क्योंकि इसके अलावा कोई है और चीज़ कि अगर मेरा लड़का आके कहता है मैं 100 रुपए में चीज़ बेच रहा हूँ और मार्केट में उसको 90 में मिल रही है, तो मेरे पास क्वालिटी के अलावा कोई और पॉइंट ही नहीं है कि मैं उसको कहूँ कि वो 90 में कैसे दे रहा है और मैं 100 में कैसे दे रहा हूँ। हम अपना इमेज खुद खराब कर रहे हैं। तो ये मेरा मतलब आप दोस्त जानते हैं कि 8-10 साल से मैं इस इशू को उजागर भी करता हूँ और इस पर कोशिश भी करता हूँ। मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम से मुराद ये है कि उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, उसको उस पर कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है इसमें 10%, 20%, 30% कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आएगी, लेकिन ये भी हमारा फोकस एरिया होगा कि प्राइसिंग पे भी हम लोग काम करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती। हम जहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, इनवॉइसेस होगी, उसके बाद सेल रिकॉर्ड चीज़ें, तो ये भी ट्रेनिंग्स वगैरह करके हम ये भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन प्लान, नेक्स्ट ट्रिपल सी स्ट्रेटजी पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि काम करूंगा। और मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ, उनसे भी मेरी यही गुजारिश होगी कि टाइम दें और जो प्लान डिस्कस हो उस पर मेहनत करें, काम करें। काम कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम सही नीयत के साथ और मेहनत से काम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। ट्रिपल सी स्ट्रेटजी क्या है? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। कोऑर्डिनेशन से मेरी मुराद ये है कि विद इन PCPA, विद इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये हमारी कोऑर्डिनेशन मजीद ऑलरेडी भी है, लेकिन इसमें अभी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हमें मजीद इसकी ज़रूरत है कि हम आपस में भी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं और गवर्नमेंट के सेक्टर्स जो हैं, पेस्ट वार्निंग हो गया या एक्सटेंशन वाले हो गया, DPP वाले हो गए, जितने भी महकमे हैं, सीड वाले हो गए, सबके साथ अपना कोऑर्डिनेशन इसको बेहतर करें। कम्युनिकेशन कि हम जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आपस में डिस्कस करें और उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें। कंसिस्टेंसी कि हमारी इसमें थोड़ा सा लैकिंग है। मैं समझता हूँ कि हम कोई चीज़
फाइनल करते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद फिर उसमें गैप आ जाता है। तो ये गैप की मैं कोशिश करूंगा कि इस गैप को ख़त्म किया जाए। एक पॉइंट अगर हम लेके चले हैं तो उसको एंड तक पहुंचाएं। इसमें कंसिस्टेंसी की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, कमेटीज़ में चंद कमेटीज़ का मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी जो कमेटी है दैट इज़ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। और हमारे पास अल्लाह ताला का करम है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आसिफ अजीज साहब की सूरत में हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सलाहियत दी है। तो मैं ये गुजारिश होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस कमेटी को एक्टिव करें और डिफरेंट क्राफ्ट्स पे हमारी जो रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट के पास जाए। अभी पिछले दिनों मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनूबी पंजाब के साथ। 2 मीटिंग्स हुई हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि डिस्कस करना था कि कॉटन फेलियर क्यों हो रही है। तो उसमें सीड वाले भी होते हैं, पेस्ट वार्निंग वाले भी थे, एक्सटेंशन वाले भी थे, सीड का तो ब्लेमिंग चल रही है। नो डाउट कि सबसे बड़ा फैक्टर हम समझते हैं कि सीड, लेकिन हमारा मैं समझता हूं कि हम बेनिफिशियरी हैं। अगर कॉटन खत्म हो रही है तो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी इस पे काम करें। अगर गवर्नमेंट सेक्टर वेराइटीज नहीं ला रही तो हमें वेराइटीज लानी चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर खालिद साहब बता रहे थे कि वेराइटीज ऐसी हैं कि जो अब भी 30 मन 40 मन पैदावार दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव मूव है कि प्राइवेट सेक्टर सीड सेक्टर में काम कर रहा है, तो इस पे हमें काम करना चाहिए। वाइट फ्लाई की बात होती है तो वाइट फ्लाई में मेरी ये गुजारिश होगी कि माशाल्लाह बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, अगर रेजिस्टेंस पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो हमें करना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग आगे हैं, हम कहें जी ये प्रोडक्ट है, इसमें अब रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, ये हमें अब इसका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। कोई पॉजिटिव मूव लेके चलें। शेख साहब ने मूव चलाई वैरायटी की और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने दौर में इसको डिफेंड किया था। नो डाउट कि वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि बीइंग बेनिफिशियरी कि हम प्रोडक्ट हम बेचते हैं, बेनिफिट हम लेते हैं, तो हमें इस फील्ड में आगे आना चाहिए। मेरी आसिफ साहब से गुजारिश होगी, बाकी दोस्तों से भी गुजारिश होगी कि अगर रेजिस्टेंस का चक्कर है तो हमें इस पे काम करना चाहिए। सेकंड जो कमेटी है वो HR और PCP है। आप इसके शेख आरिफ साहब का कि इन्होंने मेहरबानी की और इसके लिए इन्होंने एग्री किया। शेख साहब के लिए प्लीज। मुझे जब ये चेयरमैन थे तो थोड़ी सी सपोर्ट में, तो अब मैं बनाऊं तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने मेरा साथ देना है, और इन्होंने मेरा साथ दिया भी है और आगे भी इंशाअल्लाह पूरा साल मैं इनसे तवक्को रखूंगा। और मुझे अल्लाह ताला से काफ़ी उम्मीद है, इन पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह मेरे साथ रहेंगे। और HR की जो हमारी कमेटी है उसकी सरबराही शेख आरिफ साहब करेंगे। हमारे बर्निंग इश्यूज हैं HR के, जैसे मैंने पहले कहा, सेल्स स्टाफ के, डीलर्स के, और इंटरनल इश्यूज हैं हमारे। PCPA की मेंबरशिप की बात की राव साहब ने, तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि HR कमेटी के जिम्मे आएंगे। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि शेख साहब की माहिराना क़यादत में इंशाअल्लाह हम जो HR के हमारे इश्यूज हैं उनको भी ऐसा तरीके से इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। फर्टिलाइज़र कमेटी, ये भी बहुत अहम इशू है हमारा कि अभी जैसे राव साहब ने बात की, नया एक्ट बनने जा रहा है और उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, तो ये भी बहुत अहम कमेटी है और इसके लिए अहमद यार चार्ज होंगे। तालियां बजा लें प्लीज़। लीगल अफेयर्स के लिए सुल्तान नासिर खान साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स भी हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि स्टे हो गया या बाकी जो चीज़ें हैं हमारे इश्यूज हैं लीगली, उनको ये ऐसा तरीके से इंशाल्लाह टैकल करेंगे।
मीडिया, मैंने पहले भी बात की कि हमारा इमेज बहुत डाउन है, तो ये बड़ा एक बर्निंग इशू है। एक 3-4 मीटिंग्स ऑलरेडी मियाँ साहब से हो चुकी है। मियाँ हमाद साहब माशाल्लाह बड़ा, अल्लाह ताला ने इनको ब्रिलियंट ज़हन दिया है, काफ़ी इनकी पॉजिटिव सजेशंस हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी सरबराही में हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से काम करेंगे और मीडिया में अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डीपीपी कराची के या एपटेक सब एपटेक के जो इश्यूज हैं, इसके लिए साद साहब माशाल्लाह इन्होंने हमेशा मुजाहिद का किरदार अदा किया। साद साहब, सर आई सल्यूट यू कि आपने माशाल्लाह हमेशा मुजाहिदाना किरदार अदा किया है। इनको जब भी देखें, सबसे बड़ी बात होती है टाइम निकाल कर, हर बंदा एक अपना बिजनेस है, लेकिन जब भी इनको रिक्वेस्ट की है इन्होंने टाइम भी निकाला है और बड़े ही अच्छे तरीके ऐसा तरीके से पीसीपीए का मौक़िफ़ हायर अथॉरिटीज़ के सामने इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो मुझे आगे भी रिक्वेस्ट करनी थी मैंने, और इससे तवक्को है कि इंशाल्लाह हमारे जो डीपीपी के, कस्टम के और टैक्स सब वगैरह के जो भी इश्यूज हैं, ये इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट हमें जारी रहेगी। कोऑर्डिनेटर्स अभी हम करने हैं एरियाज में जाके, लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर्स हमारे होंगे फिदा हुसैन गाड़ी साहब। नेक्स्ट मीटिंग का हमारा शेड्यूल है, ये अभी चीज़ें तय करनी है कि हम इंशाल्लाह कैबिनेट की मीटिंग रेगुलरली किया करेंगे। जो कैबिनेट के मेंबर रेगुलरली फोर्टनाइटली या मंथली, वो अभी हमने डिसाइड करना है शेड्यूल, दोस्तों के साथ डिस्कस करके एग्री करके। मैं लिख सकता था यहाँ, लेकिन ये है कि मैं डिस्कस करके एग्री करके फिर हम ये शेड्यूल फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। कैबिनेट मीटिंग्स करेंगे, कमेटीज जो बनाई हैं उनकी मीटिंग्स करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स जो कि हर एरिया में होंगे उनकी मीटिंग्स होंगी, वो अपने एरिया में मीटिंग्स करेंगे और वहाँ जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपस में डिस्कस करेंगे। और महीने में कम से कम एक मीटिंग हमारी यहाँ मुल्तान में हुआ करेगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मेंबर्स, कोऑर्डिनेटर्स और कमेटी हेड्स ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हमने पिछले महीने की कारकर्दगी रिव्यू करनी है और अगले महीने के टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर किसी एरिया में, किसी इलाके में कोई पर्टिकुलर इशू, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रेगुलर मीटिंग हम करेंगे एग्री डिपार्टमेंट के साथ इंशाल्लाह, और अपने जो इश्यूज हैं उनको कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से उनको टेबल पे हल किया जाए। रेगुलर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बात की, एक हम पोर्टल बनाने जा रहे हैं, पीसीपीए इंफॉर्मेशन पोर्टल। इसका जो कंट्रोल होगा वो एडमिन के पास होगा और इसमें जो फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन है, जिसमें आ जाती है हमारी मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हो गया या कोई डिसीजंस हो गया, स्पेसिफिक एक पोर्टल होगा ताकि हम उसमें उनको शेयर कर सकें। और इसके लिए जो एडमिन होगा उसके थ्रू ये चीज़ें चलेंगी। जो हमारा ऑलरेडी पोर्टल चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन ये एक इजाफी पोर्टल, इसमें आपके पास रेगुलर इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। एफिशिएंट यूज आप हम कोशिश करेंगे कि हमारे हैं उनको हम बेहतर तरीके से यूज़ करें। उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं, इंपोर्टर्स भी आ जाते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला का करम है कि इस वक्त अच्छी खासी लॉट मौजूद है पार्लियामेंटेरियंस की। तो 8-10 लोग ऐसे MPAs, MNAs जो हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों की भी बेहतर तरीके से हम इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन में हम जो इनको एक इनकी जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, उसको हम इस्तेमाल कर सकें।
इसी तरह मीडिया की मैंने बात की कि मीडिया हमारा बहुत वीक है और इसकी अशद ज़रूरत है कि हम अपना इमेज पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का वो हम बेहतर कर सकें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हम करेंगे और मेरा बिलीव है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद टीम वर्क हम ये सारे मकासद इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर डिवाइड करें तो ये बनता आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। नेक्स्ट ईयर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो टाइम क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम है तो हम थोड़ा सा क्विकली जाएंगे एजेंडे में, इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट मैं दावत देना चाहूँगा ओवरव्यू ऑफ पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए जनाब आसिम मजीद साहब को कि वो तशरीफ़ लेके आएँ और ओवरव्यू दें पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम बड़ा कम है, ऑलरेडी 1 घंटा लेट मीटिंग शुरू हुई है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो तकरीबन $60 बिलियन की मार्केट है वर्ल्ड वाइड, ये 19 की फिगर है। उसमें पहले सिंजेंटा लीडर थी, अब बेयर लीडर है। बेयर का जो मार्केट शेयर है तकरीबन 10.6 बिलियन है। अब सिंजेंटा नंबर 2 पे आ गई है, तकरीबन वो 10.3 बनता है। उसके बाद मतलब है कि जो बड़ी हैं, अब जो मैं ये जो बात करने का मकसद था, कार्टिवो BSF आ गई नंबर 3 पे। पहले मतलब डूपॉन्ट डाउ थी, वो कार्टिवो बन गई है, चौथे नंबर पे चली गई है। लेकिन BSF नंबर 3 पे आ गई क्योंकि जब बेयर ने अपने प्रोडक्ट शेड किए वो आ गए सारे BSF के पास, इसलिए नंबर 3 पे BSF आ गई। नंबर चौथे पे है कार्टिवो। उसके बाद FMC आती है। उसके बाद तकरीबन चाइनीज़ कंपनी है 15-20 जो आ रही हैं। टॉप 20 की बात करें तो चाइनीज़ कंपनी बहुत हैं, 2-3 जापानीज़ कंपनी हैं, लेकिन अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 कंपनी चाइनीज़ आ गई हैं जो लीड कर रही हैं। अब सिंजेंटा भी चाइनीज़ है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 60 to 70% शेयर चाइना का है। वो टाल फार्मुलेशन की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें या सप्लायर की बात कर लें, चाइना लीडर है दुनिया में। इंडिया बहुत अच्छा था लेकिन इंडिया बहुत पीछे चला गया। इंडिया का अब रोल नहीं है। इंडिया का अलग बड़ी सपोर्ट थी यूरोप की, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे मैक्सिमम चाइना इंडिया की तरफ थे। लेकिन लीडर इस वक्त पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में सारी जितनी कुछ भी है वो कर रहा है चाइना ही। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मतलब मैं समझता हूँ कि आफ्टर 5 ईयर बड़े बड़े अच्छे नए प्रोडक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। 5-10 ईयर। ये पहले था कि सारी सर्च जो थी ये 4 कंपनियों के पास थी, सिंजेंटा, बेयर है, FMC भी कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कार्टिवो है या BSF है। लेकिन जापानीज़ कंपनीज़ हैं जो सकिंग के ऊपर या राइस हर्बिसाइड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि राइस के ऊपर मतलब जो है सकिंग का बहुत अटैक होता है, तो उसमें जापान हमेशा लीडर रहा है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सकिंग के, मोस्टली अमीडा, सीटा, सारे जितने मोस्टली प्रोडक्ट हैं ये जापानीज़ हैं। जापान की रिसर्च बहुत सकिंग में, क्योंकि राइस के ऊपर हापर हो गया, इसके लिए प्रोडक्ट वो करते रहते हैं और वो लीडर है उसमें। अब भी नई केमिस्ट्री है, मतलब अगर हम सब इसका प्रोडक्ट की बात करते हैं पैराफ्लूक्लोनाजोन वाला, मतोई वाला, वो भी उन्हीं के पास है। जितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्हीं के पास से आ रहे हैं। तो ये एक अब भी उसी तरह ही है, क्योंकि रिसर्च में या अमेरिका है या उसके बाद, मैं कहने का मतलब था कि आने वाले दौर में चाइना भी नए प्रोडक्ट लेके आएगा फंजीसाइड में, हर्बिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में। लेकिन फ्यूचर को बहुत ब्राइट नहीं है पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड का जितनी भी ये मल्टीनेशनल जो 10 थी रह गई हैं 4, मैंने 4 की बात की है, सिंजेंटा, बेयर, FMC नहीं, नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं BSF और उसके बाद कार्टिवो। ये 4 हैं जिनकी रिसर्च है बेसिकली और जो रिसर्च पे एक्टिविटी। लेकिन अब पेस्टिसाइड पे इनका रिसर्च का बजट जो 4-5% होता था अब 1% भी नहीं रहा। अब इनका जितना बजट है वो सीड पे लग रहा है, सीड पे बड़ा फोकस है इनका। जितनी भी एक्टिविटी है वो सीड के लिए है कि सीड ऐसा हो जो जिसमें कम से कम पानी इस्तेमाल हो, जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो, जिसमें कम से कम अपना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो, कि सीड में ऐसा इनकलाब लाया जाए। और सीड पे रिसर्च बहुत ही इनोवेटिव और दुनिया में इस वक्त जो चल रही है वो सीड के ऊपर ही है कि सीड पे, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से
एनवायरनमेंट की वजह से यूरोप में बहुत सख्ती है। यूरोप में ठीक है हर्बिसाइड और फंजीसाइड का बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा हम इसको, उन्होंने पहले किया था अनाउंस के 1935 में हम बंद कर देंगे पेस्टिसाइड, कि कोई होगी नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर बड़ी क्रॉप वीट है, तो वीट के ऊपर मतलब मैक्सिमम यूज़ जो है वो फंजीसाइड का है या उसका है हर्बिसाइड का, क्योंकि उस पर सिर्फ उनके यूरोप में सर्दी पड़ती है, सिर्फ एफर्ट आता है, एफर्ट के लिए वो कोई स्प्रे करते नहीं है। ये एक मैं इंटरनेशनल में लंबा हो जाएगा, टाइम बड़ा शार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेस्टिसाइड में प्रोडक्ट आएंगे, हमारा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का सकिंग का है। सकिंग की पेस्ट मैनेजमेंट मुश्किल तीन होती जा रही है, क्योंकि वाइट फ्लाई की अगर हम बात कर लें, हम थ्रिप्स की बात कर लें, अगर हम उसके में ये दो तो वर्स्ट है, लेकिन जेसड का मसला फ्लोनिकामिड की वजह से बड़ा अच्छा हल हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं है, अगले 5-6 साल गुजर जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ़ स्प्रे अगर साइकिल शार्ट नहीं होता है, हम अगर जून में काश्त नहीं करते अपना काटन की, तो हमें लगता है कि रेजिस्टेंस का लेवल हर चीज़ में बढ़ जाएगा। इस तरह हम मकई की बात करते हैं, तो मकई में आज मतलब एक दानेदार का था, लेकिन एक फॉल आर्मी वर्म एक बहुत बड़ा पेस्ट है, 2 साल बाद ये भी नहीं मरेगा। अब हम वाइट फ्लाई की बात कर रहे हैं कि वाइट फ्लाई नहीं मर रही। इशू सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस का है, कि रेजिस्टेंस का इशू है कि नंबर ऑफ़ स्प्रे हैं, पीरियड लंबा, फरवरी में काश्त होती है, जून में स्प्रे शुरू होता है और सितंबर तक आता है। इसकी वजह से प्रोडक्ट कोई भी यहाँ पर कामयाब हो नहीं सकता है। ये जितना भी नए प्रोडक्ट लाएंगे 2-3 साल के बाद फेल हो जाएंगे, और कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है वाइट फ्लाई का, सारे मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। असीटा मैप्लेट के बाद कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं आया वाइट फ्लाई का, आज भी उससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम एक साल उसको बंद कर दें, ना इस्तेमाल करें, तो अगले साल ये भी बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस्तेमाल बड़ा है अभी भी, और उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेथामिडोफास के बाद बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था वो असीटा मैप्लेट था। असीटा मैप्लेट का अल्टरनेट अभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं है सकिंग के लिए। अगर कोई आएगा तो फिर है, जितना भी हम बात कर लें पायराफ्यूरिकोनाजोन जो आ रहा है नया प्रोडक्ट, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। इसके अगर हम बात करते हैं, दोबारा फॉल आर्मी वर्म की बात की है, मेज़ का बहुत बड़ा पेस्ट है। क्या होगा, हम 2 स्प्रे करेंगे, अब जिस तरह 3-4 स्प्रे हुए हैं ये आगे अगस्त सितंबर में, तो ये अगले साल नहीं मरेगा, फिर कहेंगे जी दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए दानेदार बेस्ट इफेक्टिव टूल्स हैं कि नंबर है, दानेदार का जो इस्तेमाल है ना, दानेदार का वो महीना तक रिजल्ट रहता है। फोलियर स्प्रे है वो हफ्ते के बाद फिर दोबारा करना पड़ता है, उसमें रेजिस्टेंस का बड़ा इशू होता है। दानेदार का इस्तेमाल एडवांस कंट्री में नहीं है, लेबर नहीं मिलती, मुश्किल एप्लीकेशन है। हमारे जैसे मुल्कों में दानेदार की एप्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, लेबर आम मिलती है, इफेक्टिवनेस भी है, महीना चलता है। इसलिए अगर इसका इस्तेमाल अगर हम बेहतर, फॉल आर्मी वर्म की मैनेजमेंट जिस तरह बात की है, हमारी रेजिस्टेंस मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, हम इसका दें स्प्रे और उस पर अमल करवाएं। अदरवाइज़ हमारी जिस तरह, क्योंकि लीडर अब हम हैं, अब क्रॉप लाइफ लीडर नहीं है, लीडर हम हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेजिस्टेंस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, जिसको हम बेहतर कर सकें और कर सकें। चीज़ें अब कलोडी इस तरह मतलब है कि इसमें है वाइट फ्लाई के बाद फॉल आर्मी वर्म का प्रॉब्लम बढ़ेगा और इसमें कुव्वत मुदाफ़त आएगी और मकई होना बंद हो जाएगी, इससे भी बड़ा क्राइसिस आएगा। अगर हम बात इस तरह दुम्बी सिटी है, नहीं मरती का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस का लेवल बड़ा ही है। चौड़े पत्तों में MCPA पिछले 50 साल से चल रही है, वही इफेक्टिव है, उसी मार रही है इफेक्ट अच्छे तरीके से। लेकिन ग्रासेस का अगर हम देखते हैं तो हम आइसोबोट्रान से शुरू हुए और उसके अब जो सल्फोरान स्लाइटली इफेक्टिव है, या उसके बाद मीजोसल्फुरान की बारी आ जाएगी कि अटलांटिस, ये जो अटलांटिस वाला जहर है, क्या नाम, मीजोसल्फुरान प्लस आयोडोसल्फुरान वाला है। अब ये एक बड़ा क्राइसिस है दुम्बी सिटी का, इसमें 2-3 साल के बाद रिसर्च आती है और ये एक बढ़ता जा रहा है। जंगली जई भी तुम देखिए, हम किसी दौर में आइसोप्रोटान इफेक्टिव था, फिर क्लोडिनोफॉप बड़ा इफेक्टिव था, फिर फिनॉक्साप्राप जंगली जई के लिए बड़ा इफेक्टिव प्रोडक्ट था, फिनॉक्साडिन जो आया था वो खत्म हो गया सिनेटा वाला, अब सल्फोनाइल यूरिया ही चल रहे हैं। लेकिन ये भी एक बर्निंग इशू है, इसकी मैनेजमेंट हमारी होनी चाहिए। हमें रेजिस्टेंस के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करनी चाहिए, किस तरह करनी है वो नए चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे। तो बाकी बातें बहुत सारी हैं, चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा इसके लिए कोई फोरम रखेंगे, क्योंकि मैंने तो बड़ी मुख्तसर है प्रोजेक्ट एक्टिविटी बात की है। तो बहुत शुक्रिया आपका, तो बहुत ही अच्छा बहरहाल माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे नई मैनेजमेंट को, अल्लाह ताला इसको बेहतर करे। अब PCP एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, पाकिस्तान की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की बड़ा है, इसका बड़ा अहम रोल है और मैं समझता हूँ कि इसको अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसको स्ट्रेंथन करें, इसको बेहतर करें, इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू। अब मैं दोस्तों को 1 बाय 1 करके दरख्वास्त करूँगा। तो डॉक्टर खालिद साहब तशरीफ़ फरमाएँ, लाहौर से तशरीफ़ लेके आएँ, इनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और 1-1.5 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें।
चल 2 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों भाइयों, आसम मजीद साहब ने बहुत अच्छी बातें की टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर। जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये जो कॉटन क्रॉप का फेल्योर है, सबकी नज़रें हम पे हैं। हमें ज़िम्मेदार गवर्नमेंट हो, फार्मर्स हैं, सब हमें ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड्स की वजह से ही कॉटन तबाह हुई है। तो मैं अपने इस मुख्तसर एक टैग लाइन में कहूँगा कि अगर हमने बिज़नेस करना है तो प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप का मतलब यह है कि हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, हम अपने काश्तकार की हर फसल की बिजाई से लेकर चुनाई तक हमें टेक्निकल सर्विसेज फराहम करनी है। अगर कोई कंपनी या दोस्त ये समझता है कि हम एफओ या बीए रख कर या एक नॉन टेक्निकल लोग रख के जिनको ज़राअत का पता नहीं है, सिर्फ प्राइसेस के ऊपर जाकर हम सिर्फ दवाइयाँ बेच लेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस तरह की कंपनीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। स्ट्रक्चर बड़ा होना या छोटा होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर स्ट्रक्चर छोटा 5 बंदों का है तो आप वो 5 बंदों के साथ जितना भी एरिया है, आप वहाँ पर उसको जो टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज हैं पेस्टिसाइड के लिए, एक तो यह है कि उसके ऊपर हम जब तक काम नहीं करेंगे हम अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकते और हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, हम माइक्रो फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। फर्टिलाइज़र में भी यही हाल है कि अभी जिस तरीके से दोबारा यूरिया की प्राइसेस बढ़ी हैं, डीएपी की प्राइसेस बढ़ी हैं, हम सब लोग माइक्रो फर्टिलाइज़र में इन्वॉल्व हैं। अगर हम प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप के बगैर, डेमोस्ट्रेशन के बगैर अपना एनपीके या कोई भी ह्यूमिक एसिड बेचते हैं, तो वो अगर सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है और ज़मींदार को जाकर रिजल्ट्स नहीं दिखाने, आप ज़मींदार का इमेज चेंज नहीं कर सकते। हमारे फार्मर का इमेज हमारे बारे में माइक्रो फर्टिलाइज़र के ऊपर भी इंतहाई ख़राब हो गया है। वो कहते हैं कि ये पानी बेचते हैं, जिनको दवाइयाँ बेचनी नहीं आती वो ये माइक्रो फर्टिलाइज़र के नाम के ऊपर ये पानी बेचते हैं। तो भाई मेरे, माइक्रो फर्टिलाइज़र या जो भी आप चीज़ें ये बेच रहे हैं, नंबर 1 इसकी क्वालिटी, नंबर चीज़ आप अपनी रेसिपी जो है, हर कंपनी अपनी रेसिपी डिफरेंट बना सकती है, स्ट्रेंथन कर सकती है। और जब वो आप अपनी रेसिपी को जाकर डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे, उसके डेमोस्ट्रेशन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देंगे और फार्मर को बताएंगे कि भाई अगर आपने डीएपी और यूरिया या इनकी मिकदार कम करनी है और ये मैंने एक पैकेज दिया है, इसका खर्चा जो है वो 10,000 रुपये या 5,000 रुपये फ़ी एकड़ है और मैंने ये 3 मन पैदावार आपकी बढ़ाई है, तो फिर लोग हमारे ऊपर बिलीव करेंगे और हमारे माइक्रो फर्टिलाइज़र की जो मार्केट है, पूरी दुनिया में कंपाउंड फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ NP और K ये तीनों हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज़ करूँगा कि हमें तमाम कंपनीज़ को प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप के ऊपर, फार्मर एडवाइजरी सर्विस के ऊपर, इसके ऊपर काम करना चाहिए। और कल मेरी कुछ गवर्नमेंट के लोगों से भी बात हुई है, तो हमें ओन करने चाहिए। अगर एक छोटी कंपनी है तो वो कहे कि मेरा ये 5,000 एकड़ कॉटन है, ये 5,000 एकड़ के फील्ड हैं जो मैंने बिजाई से लेकर चुनाई तक मैंने इसकी प्रोडक्शन की, ज़मींदार ने 90% मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर अमल किया और ये तो सब्ज़ खड़ी है, अगर बाकी काली हो गया तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो हर कंपनी को अपनी ओनरशिप के साथ फील्ड में उतरना होगा, चाहे वो कोई भी क्रॉप है। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, फार्मर के सामने भी और गवर्नमेंट के सामने भी। तो एक बार फिर ये कहूँगा कि टेक्निकल लोगों की सपोर्ट लें। टेक्निकल अदारे बहुत बन चुके हैं, टेक्निकल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स भी बहुत हैं। हमें फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को हायर करना चाहिए और उन्हीं को लेकर आगे चल रहे हैं, बजाय इसके कि हम नॉन टेक्निकल और ट्रेडिंग के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट अपने आप को रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब। अब मैं दावत देना चाहूँगा साद अकबर ख़ान साहब को, तो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और जनरल बॉडी की इस मीटिंग में शामिल हुए।
आने वाली तमाम कैबिनेट चेयरमैन, तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने अभी एक प्रेजेंटेशन दी, बड़ी ही कॉम्प्रीहेंसिव और इन डेप्थ प्रेजेंटेशन थी। मेरे ख़्याल में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो है काफ़ी अरसे से, जब से हम पिछले कुछ 4-5 साल से और एक प्रॉपर प्लान के साथ किसी भी शख्स ने चेयरमैनशिप जो है उसको टेक ओवर नहीं किया। तो सर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने बड़ी रिसर्च की है चीज़ों के ऊपर, इंडस्ट्री के इशूज़ के ऊपर। टेक्निकल डिस्कशन डॉक्टर खालिद साहब, आसिम मजीद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के आने वाले इश्यूज़ और जो करंट सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री जिस स्पीड से माशाल्लाह ग्रो कर रही है, तकरीबन 100 अरब की इंडस्ट्री है इस टाइम पे, ये पेस्टिसाइड की और माइक्रो फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्री है 100 अरब या पहुँच चुकी है या उसको थोड़ा सा क्रॉस कर चुकी है, उससे नीचे नहीं है ये अपना जो। अब ये इस साइज़ की इंडस्ट्री है कि हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं स्टेक होल्डर इस इंडस्ट्री के उठानी पड़ेंगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार हम ग्रोइंग इंडस्ट्री हैं, हम नई इंडस्ट्री हैं, हमें हुकूमत की तरफ से मौके मिलने चाहिए, हमें हुकूमत की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से हमें फेयर प्ले चाहिए, बैलेंस, आपका लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और फेयर प्ले चाहिए। हमें छूट नहीं चाहिए किसी किस्म की हुकूमत से किसी भी चीज़ की। पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ कि जब हम इस मैसेज के साथ हुकूमत के पास जाएंगे तो हमारी एबिलिटी टू नेगोशिएट, हमारी एबिलिटी टू अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बड़ी स्पीड से इम्प्रूव कर जाती है। हमने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया 3 से 4 साल पहले, जब मसाइल हुकूमत नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आ रही थी, हमने स्टेज लिया और उन स्टेज ने हमारी इस इंडस्ट्री को ब्रीदिंग रूम दिया चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल हम उसके पीछे अच्छे तरीके से काम करते रहे। आखिरकार पिछले साल जब जमशेद चीमा साहब ने इसका हलफ लिया तो सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी थी कि हुकूमत ने कहा कि यार अगर इन्होंने स्टे के पीछे छुपना है तो हुकूमत के पास 100 तरीके होते हैं लोगों को ख़राब करने के, हम इनको और किसी तरीके से ख़राब करते हैं। रिन्यूअल्स यहाँ पे नहीं हुए पिछले 2 साल 3 साल से। जो मेरे ख्याल में लास्ट रिन्यूअल वड़ाई साहब ने जब मेरी ड्यूटी लगाई थी कि जाके रिन्यूअल करवाएं, खालिद वड़ाई साहब ने, उसी टाइम हुआ है। उसके बाद हुकूमत ने सर्टिफिकेट नहीं इशू किया किसी का। हुकूमत इस तरीके से हमें ख़राब करने पर आ गई। और बहुत सारे उन्होंने, वो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ सैंपल फेल करके किसी को ख़राब किया जाए, और बहुत सारे तरीके होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राबी की तरफ चली, जिसके बाद पिछली दफ़ा जमशेद साहब का मैंडेट दिया और उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये मैंडेट देते हैं तो मैं ये काम करता हूँ, वरना नहीं करता। 9 पॉइंट का एक अभी अपलोड हुआ है, पहले भी ये एक दफ़ा अपलोड हो चुका है, लेकिन पोर्टल के ऊपर जो हुकूमत के साथ मिनट्स में डिसीजन हुआ, जिसकी बेसिस के ऊपर यह स्टे विड्रॉ करने की बात की गई, लेकिन वो शायद डिसीजन दोस्त पढ़ नहीं सके पोर्टल में, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जो कि 5 मिनट आप ना पढ़ें तो 100-150 मैसेज आ जाता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि ऊपर हुआ क्या था। ये भी मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन खबर है कि जनाब एक पोर्टल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए होगा, जिसमें चेयरमैन साहब या एडमिन जो भी उसका होगा वो इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, पीसीपीए कर क्या रही है। और दूसरा पोर्टल जो है वो अपना अपना जो है सोशलाइजेशन के लिए, बाकी कामों के लिए वो तो चल ही रहा है हमारा। मैं समझता हूँ जी हुकूमत के साथ बहुत अच्छा नेगोशिएट किया गया है। जो चीमा साहब की कैबिनेट ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो नेगोशिएशन है, चूँकि मैं इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं बड़ी आपको क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि चंद चीज़ें जो बैठे सवाल आते हैं कि यार वहाँ बैठे हुए जी इसकी डिसीजन मेकिंग की बेसिस क्या है। बेसिस हमेशा और हमेशा इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को वॉच करना रही है। किसी जगह पर भी कोई ऐसी बेसिस नहीं रही कि जहाँ पर कोई एक डिस्कशन होती रही, बड़ा छोटा, सीनियर जूनियर, बिल्कुल कोई इस तरह का किसी किस्म का मैं समझता हूँ कोई 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। और तमाम इश्यूज़ को मेरिट के ऊपर डिस्कस किया गया और मेरिट के ऊपर नेगोशिएट किया गया। और इंशाल्लाह पीसीपीए के अगली जो काबीना आ रही है, जो अगले चेयरमैन साहब आ रहे हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस मेरिट को कैरी करें आगे। मेरिट जब तक कैरी होगा तब तक ये एसोसिएशन, ये जो गुलदस्ता बैठा हुआ है, ये जुड़ के चलेगा। फर्टिलाइज़र एक्ट की सर मैं अब क्लोज़ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। फर्टिलाइज़र एक्ट एक महीना 1.5 महीना पहले अचानक एक इशू रेज़ हुआ और राइटली सो मैं
मैं समझता हूँ कि जिन दोस्तों ने रेस किया उनकी बहुत मेहरबानी है। और उसमें हुकूमत ने, जब हमने उनसे कहा कि यार ये कहाँ से आ गया एक्ट अचानक, तो उन्होंने 2014 के मिनट्स हमें दिखाने शुरू कर दिए कि 14 में साहब साहब आपने भी मीटिंग अटेंड की थी इसकी, फ़लाने बंदे तुमने फ़लाने टाइम भी मीटिंग अटेंड की थी। यस, मीटिंग्स अटेंड हुई हैं, लेकिन एक्ट ये कभी भी फाइनल नहीं हुआ जो एक्ट यहाँ पर पुटअप हुआ है। मैंने जो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक डायरेक्टर कह लें सॉइल फर्टिलिटी या जो भी दोस्त उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको बड़ी क्लैरिटी से मीटिंग में बताया है कि हम आपके दस्तखत शुदा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने ये चीज़ें एग्री नहीं की थी जो आपने बाद में लिख के तो हमारे अटेंडेंस के दस्तखतों को मिसयूज़ किया है उसके ऊपर अपना। सो इस चीज़ पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि PCPA से कोई बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करके आया, क्योंकि मुझे बिल्कुल जितना आपको शौक़ नहीं है जेल जाने का, मुझे आपसे डबल शौक़ नहीं है जेल जाने का। यकीन करें, बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। इस टेबल पे बैठे हुए किसी बंदे को जेल जाने का कोई शौक़ नहीं। हम कारोबारी लोग हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे सब स्टैंडर्ड पे, या जो भी बंदा उस मीटिंग में गया, वो मैंने उनको जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि जनाब हमारा अननोन से अननोन मेंबर भी अगर उस मीटिंग में बैठा होगा तो मैं आप इस बात पे हलफ दे दें कि वो मान के गया है कि सब स्टैंडर्ड पे सजाओ, मैं आपका हलफ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये हो ही नहीं सकता। PCPA का कोई बंदा उस मीटिंग में जाए और ये मान के आ जाए कि जी सब स्टैंडर्ड पे 3 साल की कैद हो जाए, 15 लाख के 12 लाख के जुर्माने हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सो हुकूमत की तरफ से एक उन्होंने खुद ही एक चीज़ बनाई, उसको पुटअप किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिवर्ट बैक करवाया। लेकिन जो करंट फीडबैक है, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे इस पर फॉलोअप करता हूँ, करंट फीडबैक ये है कि वो कहते हैं कि चूँकि CM ऑफिस ने इसको रिवर्ट किया है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके रिवर्ट किया, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। रिवर्ट हो गया लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने आज सुबह चीमा साहब से भी, डॉक्टर शफीक साहब से भी, हाजी अतार से भी, बाकी तमाम दोस्तों से जो पहले जिन्होंने अपना CM के पास जाके रोल प्ले किया, उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की मैं कि जनाब मेहरबानी करके एक दफ़ा फिर जाएं, और हमें बड़ी ज़रूरत है कि CM ऑफिस उनको कहे कि जनाब ये एक्ट ठीक नहीं है, इसमें चेंजेस करें। अगर चेंजेस का कहेंगे तो इंशाल्लाह हम उनके साथ लाके ये चेंजेस हम सब मिल के PCPA इसको ज़रूर करवाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि CM ऑफिस से एक दफ़ा इसको करवाया जाए, कहीं ये फिर दोबारा आगे की तरफ मूव ना कर जाए। सो इसके ऊपर सर बड़ी, चीमा साहब मैंने पहले भी आपको कहा था कि इतनी जल्दी आपको हमने छोड़ना नहीं है, आपको तंग किए रखना है इसके ऊपर इंशाल्लाह अपना जो है। इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा जी, इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि हम इसी तरह, इसी यकजहती से, इसी इत्तेहाद से, इसी पॉजिटिविटी के साथ जैसे आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम इकट्ठे होते रहेंगे और इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, क्योंकि हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं। साइज़ हर किसी का वक्त के साथ चेंज होता रहता है, अल्लाह कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन हम इस इंडस्ट्री के सब स्टेक होल्डर हैं। हम इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, इसका जो गलत फ़ैसला हो गया कोई, तो उसका सबको, बड़े स्टेक होल्डर को सबसे ज़्यादा नुकसान है। अगर कोई सही फ़ैसला हो गया तो उसका भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी बड़े स्टेक होल्डर को है। स्टेक्स जिसके बड़े हैं उसका नफ़ा भी ज़्यादा है, उसका नुकसान भी ज़्यादा है। सो सब लोग मिल के इसके ऊपर कोशिश करेंगे। रऊफ़ साहब सर, जनाब ने जो है ना जी, इसको अपना वक्त जो है देते रहना है इसके ऊपर। तमाम दोस्त एक्टिव रहें चीज़ों के ऊपर और अपना अपना हिस्सा डालें इसके अंदर। ओहदा अल्लाह खैर करेगा सर, मैं आप हमें ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री के इन दोस्तों की जो है, अल्लाह ने अगर एक मौका दिया है तो इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाई थ्रू आउट। मियाँ इफ्तिखार साहब का, नईम वाला साहब का और फिदा मलिक साहब का, इनके लिए क्लैपिंग ज़रूर करें। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब इल्ताफ़ शाहिद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 मिनट को ज़रा मैं खुद दे लूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम न्यू कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमारी एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग थी, इससे पहले मैंने वहाँ एक छोटी सी 1-2 बातें की हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को रिपीट करना चाहूँगा। आज बात हो रही थी हमारे कोर्ट केसेस के हवाले से। मैंने एक रिक्वेस्ट ये की थी कि जनाब हमें कोई शौक़ नहीं है कोर्ट में जाने का। पिछली मीटिंग में जब वहाँ बुलाया गया था तो मैंने एडिशनल सेक्रेटरी साहब से कहा था, मैंने कहा सर
आप ये बताएं कि कोर्ट में कोई जाता किस लिए है। आज फैसला करें कि हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोर्ट में तो कोई भी शख्स जाता है इंसाफ लेने के लिए। इंसाफ आप दे दें, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। मैंने वहाँ एग्जांपल दी थी एसओपी की। एसओपी के ऊपर इन्होंने 3%, 3.5% जिसमें क्लोराइड आया उसमें इन्होंने FIR काट दी। मैंने वहाँ पे पॉइंट उठाया, मैंने कहा एमओपी में क्लोराइड कितना होता है। तो वहाँ डायरेक्टर साहब ने कहा कि जनाब एमओपी में 32% होता है। तो मेरे भी जेहन में नहीं था, मैंने उसको कहा कि नहीं एमओपी में 38% होता है। मैंने जब यहाँ आके चेक किया तो एमओपी में 46 से 48% होता है क्लोराइड। मैंने उनको कहा कि आपने एमओपी तो आज तक बैन नहीं की, अगर क्लोराइड से हमारी ज़मीनों को इतना ही नुकसान है तो आपने इसको बैन क्यों नहीं किया। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि PSQC ने एमओपी के ऊपर कोई स्कोप नहीं दिया और एसओपी पे उन्होंने स्कोप दिया हुआ है। मैंने फिर सेक्रेटरी साहब को मुखातिब किया, मैंने कहा जी सर मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ बहाने ढूंढे जाते हैं कि FIR किस बेस पे कराई जाए। जब अगर क्लोराइड नुकसानदेह है तो फिर आप उसको सबसे पहले एमओपी को बैन कर दें, फिर आप एसओपी को बैन कर दें। और अदरवाइज PSQC भी गवर्नमेंट का इदारा है, अगर उसने कोई गलत नोटिफिकेशन कर दी है, स्कोप उसने दे दिया है तो आप उसको ठीक करवा लें, वो हमने थोड़ा ठीक कराना है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हमारी किसी फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड से अगर कोई फार्मर का नुकसान हुआ है तो आप उसका एक्शन लें। अगर फार्मर को उसका फ़ायदा हुआ है तो आप उसके ऊपर भी FIR कराएंगे। मैंने फिर यहाँ आके अपने टेक्निकल बंदों को मैंने ड्यूटी लगाई कि यार क्लोराइड को ज़रा रिसर्च करें। तो मैंने साद अकबर साहब को और रऊफ साहब को और मैंने 4 दोस्तों को दिए हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब को और अपने हमारे चेयरमैन अब्दुस्तार अजहर साहब को मैंने रिसर्च पेपर दिए हैं, कम से कम कोई 40-50 पेज हैं। पूरी दुनिया के रिसर्च पेपर मैंने निकाल के दिए हैं जिसमें ये साबित होता है कि क्लोराइड दुनिया में 90% यूज़ हो रहा है और एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है और उसका कोई नुकसान नहीं है। कनाडा में यूज़ होता है, अमेरिका में यूज़ होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में तमाम में यूज़ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि बहाना ढूंढा जाता है कि जनाब वो PSQC ने क्योंकि स्कोप लिख दिया है तो इसलिए हम FIR देंगे। वही बात है कि पेक्लोबुटाजोल 25% बिकती थी, वो जिस वक्त टाइप होने लगे मिनट से तो उसमें 25 की बजाय गलती से 2.5 2 के बाद एक इशारिया लग गया। उन्होंने कहा नहीं जी अब तो हमसे जो कुछ होना था हो गया, अब तो ये 2.5% ही चलेगा। उनको बताया कि भाई एक फार्मर को अगर 4 लीटर ज़रूरत है तो हम उसको ड्रम उठा के दे दें। उन्होंने कहा बेशक आप ड्रम उठा के दें लेकिन ये 2.5% ही रहेगा। बड़ी बहस हुई। मतलब है कि गवर्नमेंट की गलती वो ठीक है, हम गलती भी ना करें तो हम चोर हैं, मुजरिम हैं। हमें अपने हक के लिए इन चीज़ों को मनवाना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चेयरमैन साहब से, अपनी पूरी कैबिनेट से कि हम इन चीज़ों को मनवाएं। फिर दूसरी बात है कि हमें ठीक है डिपार्टमेंट ने रिलीफ बहुत ज़्यादा दिया होगा लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हमारे जो ओवर लिमिट के इन्होंने FIRs की हैं वो बिल्कुल नाजायज़ है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर किसी का प्रोडक्ट 10% है वो 10.5 या 11% निकल आता है तो FAO का कानून ये कहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की वहाँ के उस इलाके के क्लाइमेट को ज़हन में रख के एक्सेस रख सकता है ताकि उसके क्लाइमेट का उसके ऊपर असर ना हो और वो प्रोडक्ट फिट रहे। अगर हमने उसको 10% जहर की जगह 10.5% कर दिया है तो ये हमें अंदर कर देते हैं FIR काट के जनाब आपने इसको 10.5 क्यों किया है। और भाई अगर हम उसको 9% करें, 8% करें तो हम मुजरिम हैं, हम मानते हैं चलो जी जहर कम हो गया। और हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है कि एक वक्त होता है कोई 46% सेंटीग्रेड है, एक वक्त होता है कि यहाँ मुल्तान का जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब क्लाइमेट की अप एंड डाउन आते हैं तो ये केमिकल बेचते हैं हम।
इसको केमिकल क्यों नहीं लिया जाता? हमें ये बात करनी चाहिए। केमिकल मौसम की वजह से उसकी एफिकेसी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हम उस मौसम को ज़हन में रखते हुए अगर हम उसको अच्छे प्रोडक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फार्मूलेशन करते हैं और उसको थोड़ा सा अपग्रेड लगाते हैं, तो क्या हमने कोई जुर्म कर दिया? कम अज़ कम डिपार्टमेंट वो गुड सेंस में एक अच्छी मिसाल कायम करते हुए जो गलत FIR होगी कम से कम वो तो वापस ले लें। मैं कहता हूं कि सब स्टैंडर्ड की FIR वापस ना लें, अडल्टेटेड की FIR वापस ना लें, लेकिन जो बिल्कुल गलत नाजायज़ FIR कराई जा रही है शौक पूरा करने के लिए, वो तो कम से कम शौक पूरा करना तो बंद करें। मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसी मामले में अभी मैंने एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक रजिस्ट्रेशन और दिखाई है दोस्तों को। अब उसमें हमारी जो डोज बनती है वो तकरीबन 150 मिलीलीटर पड़ती है, 150 मिलीलीटर पर एकड़, और महकमे ने हमें उसकी डोज लिख कर दी है हमारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर 45 से 60 लीटर पर एकड़। अगर मैं 45 से 60 पर लीटर लिखता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट ठीक है, क्योंकि अगर मैं कम लिखूंगा तो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक मैं गलत करूंगा, मुझ पर FIR होगी। अब मुझे बताएं कि जिसकी डोज 150 मिलीलीटर है मैं 45 से 60 लीटर कैसे लिख दूं? लेकिन वहाँ फिर डिपार्टमेंट ठीक है, हम गलत हैं। हम उसको ठीक कराने गए हैं तो वो ठीक नहीं हो रही। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें अपने हक के लिए, जायज़ हक के लिए अपने मौक़िफ़ को वहाँ पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से पेश करना चाहिए और मनवाना चाहिए। अब प्रोडक्ट हमारा एक सैंपल हो गया, उसकी अनफिट की रिपोर्ट हमें तब पता चलती है जब FIR हो जाती है, और फिट की रिपोर्ट आज तक इशू नहीं होती। भाई फिट की रिपोर्ट हमें क्यों नहीं इशू करते? मेरी बार बार बात हुई है कि जब आपने सैंपल लिया है तो भाई उसकी फिट की रिपोर्ट भी इशू कर दें। फिर दूसरी बात है कि आपने हमसे तीन पोर्शन लिए सैंपल के, एक आपने एक लैब को भेज दिया, दूसरा दूसरी लैब को भेज दिया, तीसरा पोर्शन हमारे पास है, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। भाई फिर लेते क्यों हैं? प्रोडक्ट क्यों ज़ाया करते हैं? आप उसके 2 ही सैंपल लें, आप कह देंगे जी हम नहीं मानते, उसको हम किसी भी जगह चैलेंज ही नहीं कर सकते। अब एक और नया मसला है बड़ा इम्पोर्टेंट कि अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गया। पहले ये होता था कि प्रोविंशियल लैब ने एक रिजल्ट दिया, फेडरल लैब ने जब वो प्रोडक्ट गया तो उसने उसका फैसला किया कि भाई ये प्रोडक्ट पहले वाली रिपोर्ट ठीक है या गलत है। अब मसला क्या हो रहा है कि दोनों की दोनों एक ही लैब आ गई, रेफरेंस लैब भी एक ही अम्ब्रेला के नीचे है और दूसरी पहले वाली लैब भी। अगर पहली लैब ने प्रोडक्ट अनफिट किया है तो दूसरी लैब में हम उसको चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के लिए फिर हमारी अपील जाती है एडिशनल सेक्रेटरी के पास। 3-3 महीने हो गए अपीलें पड़ी हुई हैं, वो निकालते ही नहीं है वहाँ से। जब वो निकालते नहीं है तो फैसला कैसे होगा कि भाई वो हमने तो चैलेंज किया ना, हमें पहली रिपोर्ट पर यकीन नहीं है तो हमने चैलेंज किया कि भाई आप इसको रेफरेंस लैब में भेज के दूसरा सैंपल उसका एनालिसिस करवा लें। अब एक क्वेश्चन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक लैब ने इस प्रोडक्ट को फिट कर दिया है, अनफिट कर दिया सॉरी, और उसी अम्ब्रेला के नीचे रेफरेंस लैब उसको फिट कर देती है और पहले वाली लैब की रिपोर्ट के ऊपर FIR भी हो गई, बंदा अंदर भी हो गया, जमानत करा ली, लेकिन दूसरी लैब ने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद रिजल्ट दे दिया कि नहीं जी प्रोडक्ट तो फिट था। जब प्रोडक्ट फिट था तो जो जिस शख्स ने सज़ा काटी, चाहे वो 1 घंटे की है, चाहे 1 दिन की है, चाहे ज़मानत की हद तक है। ज़मानत कराना इतना आसान होता है? जब कोर्ट में जाके खड़े होते हैं वहाँ 4-6 बंदे जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप कैसे हो यार, ज़मानत कराना है, मेरा सैंपल अनफिट हो गया, यार क्या इज्जत रहेगी? अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब उस लैब ने उस सैंपल को रेफरेंस लैब ने फिट कर दिया तो क्या वही अम्ब्रेला जिसके अंदर दोनों लैब हैं, क्या वो पहली लैब के खिलाफ FIR देगा? यदि आपकी रिपोर्ट के ऊपर FIR होकर फला बंदा अंदर हो गया या उसने जमानतें कराई, दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे है ना, तो उसके लिए अगर हमें वो ये रिलीफ नहीं देते तो कम से कम ये रिलीफ तो उनको देना चाहिए
कि जनाब पहली लैब को अगर किसी वजह से रिपोर्ट अनफिट है तो वो हमें 30 दिन का टाइम दें उसको चैलेंज करने के लिए। जो पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस की सेक्शन 18 की सब सेक्शन 3 कहती है कि हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये फेडरल एक्ट है। और उसको जब हम चैलेंज कर दें तो फिर जब तक उसकी रिपोर्ट रेफरेंस लैब की ना आ जाए उस वक्त तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है जिसके लिए अगर हम आर्गूमेंट करें, दलील के साथ बात करें, तो मैं समझता हूँ कि हम इसको मनवा सकते हैं। अगर वो दोनों या तो वो पहले की तरह अपने अम्ब्रेला से निकाल के फिर भेज दें फेडरल में, जब उन्होंने सब कुछ ही अपने पास रखना है तो फिर किसी जगह तो ठहरें। मेरी ये छोटी सी 2-3 बातें थी, वैसे तो मुझे टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला था। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, अल्ताफ़ साहब थे। अब नेक्स्ट मैं दावत देना चाहूँगा जनाब रऊफ़ रहमान साहब को, जो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आए और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सबसे पहले अब्दुल सत्तार रज़ा साहब चेयरमैन PCPA, उनकी कैबिनेट और तमाम इलेक्टेड मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब को PCPA की भरपूर खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, बातें बहुत सारी यहाँ हो चुकी, तो मेरा कंसर्न थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होता है हमेशा। मैं ये कहता हूँ कि फ़ौरन टेक्निकल बातें या कारोबार में कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, कौन से नहीं बेचने, कौन से बैन होने जा रहे हैं, ये हर एक को अपना अपना पता है। ये हर पेस्टिसाइड कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट पता है। मैं भी बेहतरीन लेक्चर देता हूँ अपनी कंपनी के अंदर लोगों को, और पेस्टिसाइड से मुतल्लिक भी, क्रॉप से मुतल्लिक भी, और टेक्निकल नॉलेज भी। मैं भी FMC में रहा हूँ 10 साल, हम फॉरम मीटिंग्स भी करते रहे। तो जो फोरम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। फोरम के ऊपर आप खाली इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता कि आप इन्फॉर्मेशन दे के फारिग हो जाएं कि जी ये आपके नोटिस में हो, जी क्रॉप फेल होगी, जी ये कीड़ा बढ़ गया, जी ये कीड़ा कम हो गया, सबको पता है। और हमें अपनी अपनी फोरम में अपनी अपनी कंपनीज में ज़्यादा पता है। जो फोरम है वो बेसिकली जो मसाइल होते हैं, जो मुश्किलात होती हैं, जो काम इंडिविजुअल कंपनियां नहीं कर सकती, उस पर फोकस करती हैं हमेशा कि वो मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मैं अकेले अपने मसाइल का हल नहीं कर सकता। इनफॉर्म केमिकल या छोटी छोटी जितनी हमारी कंपनीज़ हैं, उसके लिए मुझे फ़ोरम की ज़रूरत है, उसके लिए आपको फ़ोरम की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अब एक तरफ तो इंटरनल मसले, बड़ी यहाँ डिस्कशन हुई, इसके ऊपर भी हुई, माशाल्लाह पॉइंट भी बताए गए। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब जो है ट्रेड हमारी इस स्टेज पे आ गई है कि हमें एक ओपन डिबेट करनी चाहिए कि एक तो इंटरनली बहुत बड़ा इशू आ रहा है। मैंने कई जगह डॉक्टर शफीक साहब की मीटिंग में भी बात की थी कि अब हम प्रॉफिट से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल हमारा सबसे बड़ा कंसर्न आज ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो प्रॉफिट 4 साल से नहीं कमा रहे, और उसकी वजह क्या है कि हम जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, इनके 8-8, 10-10 जो है वो सेल्स ऑफिसर हैं, इनकी सबकी गाड़ियाँ हैं, इनके सबके दफातर हैं, इनके सबके अकाउंटेंट हैं, इनके फिलिंग वाले हैं, इनके लेबल वाले हैं, और एक हमारे मुकाबले में इंटरनली जो है वो इन्वेस्टर आके खड़ा हो गया। एक हमारे मुकाबले में इन्वेस्टर आके खड़ा हो गया और वो माल ले रहा है इंपोर्टर से, और इंपोर्टर उसको भी उसी रेट से दे रहा है जिस रेट से मुझे दे रहा है। ये बेसिक एक चीज़ है जो पहले नहीं होती थी। मुझे भी डिस्ट्रीब्यूशन में 20 साल हो गए हैं, तो पहले इंपोर्टर ये काम नहीं करता था कि वो एक बैग लेने मेरा लड़का आ गया, उसको भी वो रेट पे दे दिया। कंपनी में मेरी में काम कर रहा है और हाजी मोहम्मद जफर साहब से लेके जा रहा है बैग, और लेके जा रहा है मुजफ्फर से बैग, तो भाई किस कैपेसिटी में लेके जा रहा है वो? तो पहले तो इंटरनली हम ये देखें कि यार हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारा सेटअप है, हमारा एक निज़ाम है। हम कहते हैं बिगाड़ बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। ये अल्टीमेटली जब हम फारिग हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर बड़ों को भी थ्रेट महसूस होगा इस बात का कि वाकई यार ये हमसे गलती हुई। भाई जितना कारोबार आपने करना है आप हमारे से प्लान कर लें, ये कोई कम लोग तो नहीं बैठे। आप जब उनको डिस्करेज कर लेंगे, जो बैग वाले हैं, जो तारजर साहब ने बात की, जो डिस्ट्रीब्यूशनों वाले हैं, 5-5 रुपये पर डिस्ट्रीब्यूशन, 10-10 रुपये पर डिस्ट्रीब्यूशन, भाई वो तो दुकानदार हैं। दुकान पे बैठ के एक आदमी माल बेच रहा है और आपका कंपटीटर है, मेरा कंपटीटर है।
मैंने 30 साल लगा दिए खिदमत की, और मेरा भी हिस्सा होगा इनकी इंपोर्ट में, कि मेरा भी कुछ ना कुछ आना टका इनकी ग्रोथ में होगा ना इंपोर्टर की। जो जितने भी दोस्त बैठे हैं सेटअप वाले, अब आज आप उनको भी वही रेट दे रहे हो, मुझे भी वही रेट दे रहे हो। तो मेन कंसर्न मेरा ये है कि आप लोग बैठ के कमिट करें कि आप ये बैग वाली सेल बंद करें, डिस्ट्रीब्यूशन वाली बंद करें, और अच्छी कंपनियों को जो है वो इनक्रेज करें। एक चीज़ तो मेरी ये टाइम क्योंकि बड़ा कम है, बातें बड़ी लंबी होनी थी, तो बहरहाल एक तो इस पर सीरियसली हम जो है वो सोचें कि जिनके सेटअप हैं, जो दफ्तर बना के बैठे हैं, ये गलत काम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए, पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा 10 लड़के लेके बैठा है, 8 गाड़ियाँ लेके बैठा है, दफ्तर लेके बैठा है, वो गलत काम नहीं कर सकता। तो आप इनको इनक्रेज करें, अपना चेक एंड बैलेंस बढ़ाएं और अपने कारोबार को इन्हीं के साथ प्लान करें, आपका उससे भी ज़्यादा कारोबार हो जाएगा। और अगली बात हमने बात की डिपार्टमेंट की, तो हमने स्टे लिए थे कि हमारे मसाइल जो हैं वो जब तक हल नहीं होते उस वक्त तक जो है हम स्टे से गुजारा करें, और जब हमारे मामला हल हो जाएंगे तो हम स्टे वापस ले लेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब हमारे कौन से मसले आज के दिन तक हल हुए हैं। हमें ये बताया जाता है कि जो 90% मसले हमारे हल हो गए। भाई वो 90% यहाँ दिखा दें, मैं भी कन्विंस हो जाऊँगा। वो पोर्टल पे दिखा दें कि कौन से 90% मसले मेरे हल हो गए हैं। मैं अपनी बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, किसी ने मुझे ना यहाँ दिखाए मुझे वो 90% मसले, ना मुझे पेस्टिसाइड के पोर्टल पे किसी ने दिखाया कि ये 90% मसले आपके हल हो गए। चीफ एग्जीक्यूटिव पे FIR अभी हो रही है, सब स्टैंडर्ड पे तो हो ही रही है, 6-6 बंदों पे फर्टिलाइजर पे FIR अभी भी हो रही है, 7-7 बंदों पे FIR हो रही है। और अल्ताफ साहब की बड़ी खूबसूरत बात है कि हम तो यार इतने मतलब गए गुजरे हैं कि वो हमें वो फिट की रिपोर्ट देने के लिए भी तैयार नहीं है। डिपार्टमेंट हमें हमारे सैंपल का फिट की रिपोर्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है, और हम खुशफहमियों में बैठे हैं कि जी हमने टेबल टॉक कर ली जी, वो हमारी बात मान रहे हैं जी, हमारी बात हो गई है जी। कुछ भी नहीं, कहाँ बैठे हैं। तो कहने की बात यह है कि ये इतना आसान काम नहीं है कि टेबल पे हम जीत के आ जाएं उनसे। तो बाकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, फार्मास्यूटिकल है, दूध है, घी है, मतलब 80-80%, 70-70% 2 नंबर उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं। फार्मास्यूटिकल में 35% है। जरूरत नहीं है किसी की क्योंकि फार्मास्यूटिकल वाले को जाके जो FIR करा दे, और हमारे ऊपर आज भी उसी तरह मतलब FIR हो रही हैं। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ये खाली टेबल टॉक से ये हम जो है वो उनकी अच्छी अच्छी बातों में आके सेक्रेटरी साहब की या एडिशनल सेक्रेटरी साहब की, अभी देख लेना आप, अभी पास्ट में, नियर पास्ट में आप देख लो अभी क्या किया हमारे साथ। उधर मीटिंग्स कर रहे थे, हमने स्टे उठा लिए, और उधर वो फर्टिलाइजर का जो है हमारे खिलाफ वो उन्होंने एक्ट पास कराने जा रहे थे। तो भाई ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए भरपूर फाइट करनी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा, और कोई ना कोई सख्त स्टेप हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ कल्चर है, यहाँ सीधे हाथों घी कोई नहीं निकालने देता आपको, कोई नहीं निकालने देता आपको। यहाँ नाबीना भी जाके सड़कों पे पहले खल्ले खाते हैं और जलील होते हैं लाहौर की सड़कों पे जाके, जब कोई वो 5-10% रिलीफ लेते हैं। और मैं आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ दिखा के आपको मसाइल का हल और मसले हमारे हल हो जाएंगे। इसके लिए भरपूर एफर्ट करनी पड़ेगी, और हमें जो है वो सख्त मौका भी इख्तियार करना पड़ेगा। जहाँ नरम करना पड़ेगा नरम भी करेंगे। हम कारोबारी लोग हैं, कोई मोहल्ले की सियासत तो हम नहीं कर रहे कि हम कारोबार अपना बंद करा लेंगे डिपार्टमेंट से, मगर डिपार्टमेंट की कुछ हमें दिखाए तो सही ना। चीफ सेक्रेटरी पे FIR शेख साहब ने लिया था, पेस्टिसाइड पे अमल हो रहा है, फर्टिलाइजर पे आज तक अमल नहीं हो रहा, और वो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं जी उस पर आप स्टे ले लें। वो भाई तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम हमारे से स्टे उठवा रहे हो, और पेस्टिसाइड चीफ सेक्रेटरी पे तुम कह रहे हो जो तुम कर सकते हो। एक आर्डर पे कर सकता है एडिशनल सेक्रेटरी कि चीफ सेक्रेटरी पे FIR ना हो, वो आज आर्डर निकाल सकता है। कोई बाइंडिंग नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी फैसले में नहीं लिखा हुआ कि चीफ सेक्रेटरी पे FIR होगी। कर सकता है एडिशनल सेक्रेटरी, तो वो करने के लिए तैयार नहीं है एडिशनल सेक्रेटरी, और अगली आपको पेशी दे रहा है पूरी की जी वो सारे आपके मसले हल कर देगा। अपर लिमिट की भी वही बात अल्ताफ साहब की, अपर लिमिट के सैंपल भी आज तक उन्होंने वेव नहीं की आपकी FIR, वो ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है आपकी अपर लिमिट की। और मैं चाह रहा हूँ मेरे जो है वो सब स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो जाएं, तो ऐसे आराम से हो जाएंगे। तो ये बड़ी सोचने की बातें हैं, और इस पर बाकायदा डिबेट करें और डिस्कशन हो इस पर, और हम जो है वो अपने कल्चर को भी मलूज़ खातिर रखें। पाकिस्तान के उनका कसूर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, ये कल्चर ऐसा हो गया, ये हमें उनके कल्चर के मुताबिक उनसे ट्रीट करना पड़ेगा। बाकी मैं इंशाल्लाह पहले भी हाजिर था,
अब भी दोस्तों के साथ जो भी कोई मसला हो, मैं इंशाअल्लाह जी मेरी खिदमत हाजिर हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और डॉक्टर शफीक साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ और इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो क्लोज़ करें। डॉक्टर शफीक साहब। शुक्रिया रौशद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आउटगोइंग चेयरमैन और उनके कैबिनेट को खराज तहसीन पेश करूँगा, चीमा साहब। क्योंकि चीमा साहब का मुल्तान में हमें काम इतना नज़र नहीं आया, बल्कि चीमा साहब मुल्तान नज़र ही नहीं आए, लेकिन लाहौर माशाल्लाह इनका जिस तरह एक पूरा सेक्रेटरीट इनका अपना है वो काम करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी नई बॉडी को भी आपकी वो जो सहूलियात हैं मुयस्सर होंगी, आप भी हमें मुयस्सर उसी तरह रहेंगे। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का और उनके मेंबरान मलिक फ़िदा साहब और वाला साहब का, कि जिस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने बड़े खुश असलूबी से ये इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया। और इलेक्शन प्रोसेस के दरमियान की जो फिर मियाँ साहब ताड़े तक क्यों नहीं खुश बंदे भाई। और इलेक्शन प्रोसेस में फिर एक आध दफ़ा आपको पता है जब एसोसिएट की बारी आती है तो थोड़ी सी म्यूज़िक बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने बड़ा कोऑपरेट किया, ख़ास तौर पे रऊफ़ रहमान साहब, शौकत इस्लाम साहब, मार इरफान, शेख आरिफ साहब और कई मियाँ साहब थे, चौधरी अमीन साहब और ख़ास तौर पे शायद कुरैशी साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए थे उस दिन, और भी बहुत सारे दोस्त थे। सब ने बैठ के फिर जो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पीसीपीए को इलेक्शन में हमें जाने से बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं था। हमारी ख्वाहिश यही थी कि इसको बैठ के मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो काम हो जाए ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि कॉरपोरेट के टाइम पे तो शायद इलेक्शन नहीं होता, 20-21 में शायद इलेक्शन 50-50 मुझे लगता है, लेकिन 20-22 में इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, तैयारी करें। आने वाले चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर जिन्होंने आज हलफ उठाया, और आपकी कैबिनेट को जिस तरीके से माशाल्लाह आपने 1 2 3 करके चीज़ें बताई। हमें अंदाज़ा है कि आपको मसाइल का भी इदराक है और जिन मसाइल की तरफ रोशनी डाली रऊफ़ साहब ने, मेरा ख़्याल है वो काफ़ी सारे ऑलरेडी इसमें मौजूद भी हैं, और नहीं है तो मेरा आप उसको ऐड कर लें। शेख साहब HR आपके ज़िम्मे है, तो हर साल हम देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ़ मेंबर्स बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें हम HR का भी रोल जो हमने रखा था कि मेंबरशिप देने से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो, तो मैं चाहूँगा कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी इसकी दोबारा अप्रूवल दे, ऑलरेडी इसकी अप्रूवल हुई है कि मेंबरशिप ऐसे ना दी जाए, क्योंकि जब हमारे लीडरान जाके किसी भी फोरम पे PCPA मेंबर की बात करते हैं तो इट मींस कि हमने सबकी स्क्रूटनी की हुई है, और हम 251 आज आपने दिखाया रहो सब 251 लोगों की वहाँ पे कसम खा के हमारे मेंबरान आ रहे होते हैं, हमारे लीडरान। अच्छा, मैं लीडरान की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर जब मीटिंग होती है तो मैं राव साहब मुझे कहते हैं कि जी चले मीटिंग पे, मैं कहता हूँ यार जो साहबान जा रहे हैं मुझे सब पे इतबार है। जिस तरह यहाँ साद ने भी बात की कि मुझे पता होता है कि साद, जमशेद इकबाल चीमा साहब, डॉक्टर खालिद साहब, आज़म चीमा साहब, ये जो भी कोई डिसीजन करवा के आएंगे अगर FIR का, तो वो सिर्फ डॉक्टर शफीक के ख़िलाफ़ नहीं होगा, इनके ख़िलाफ़ पहले होगा। तो हमें इनके ऊपर इतबार करना चाहिए। जो लोग वहाँ नेगोशिएट करने जाते हैं उनका वही बिज़नेस है, वो हमेशा अपना टाइम भी निकाल के जाते हैं। मैं चाहूँगा ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए एक ज़ोरदार क्लैप के जो अपने कारोबार को छोड़ के हमारी दरख्वास्त पे जाते हैं। अगर आज की इस मीटिंग में रौ शाहिद साहब की एफ़र्ट्स को ना अप्रिशिएट किया जाए तो मैं
समझूंगा ये उनके साथ ज़्यादती होगी। रोशाह साहब, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा एक वाइटल रोल है चीज़ों को कंटिन्यूटी में, ख़ास तौर पे हमारा चेयरमैन या बॉडी तो 1 साल के लिए आती है, लेकिन ये कंटिन्यूटी के लिए हमने उस वक्त डिसीजन भी यही किया था और क्रॉप लाइफ से हमने ये चीज़ आइडिया लिया था कि उनका जो सेक्रेटरी जनरल है वो एक मुस्तकिल रहता है ताकि नए आने वाले चेयरमैन को वो गाइड भी करता है। पिछली मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई थी वो भी उसके साथ कंटिन्यू रहती है। इंशाल्लाह जब हमारी ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा जो इतराज़ था वो ये था कि हमारा सेक्रेटरीट, हमारा ऑफिस जो है वो नॉन रिस्पॉन्सिव है। आज फिर मैंने यहाँ इंडिविजुअली भी चेयरमैन साहब को दरख्वास्त की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरफ भी वो तवज्जो करेंगे, ऑफिस को भी बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। जो रऊफ़ साहब ने बात की कि बिज़नेस एथिक्स, मैं कहूँगा ये भी HR के अंडर आती है। चेयरमैन साहब आप मिल के बिज़नेस एथिक्स के ऊपर भी, अच्छी बात है किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बात कर दी, मतलब रऊफ़ुर रहमान साहब ने ये बात कर दी। ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ तो ये बात करते हैं कि ये आपको करना चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए। मैं कहता हूँ यार ये मैं करूँगा तो ये बात बड़ी ख़िलाफ़ जाएगी। यहाँ पे PCPA को बेसिकली हम जो है ना अपने बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे। PCPA को हम सियासत के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम टफ़ डिसीजन इस वजह से नहीं लेते कि यार मैंने टफ़ डिसीजन लिया तो मैंने कल इस इलेक्शन आ गया तो मैंने वोट भी लेना है। हकीकतन हम PCPA को अपने बिज़नेस को के लिए यूज़ नहीं कर रहे। शेख साहब आपके ऊपर ये HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली ये HR नहीं है, HR एंड एथिक्स इस तरह को इसको नाम था, ये एथिक्स कमेटी में आती है। तो आप बैठ के रऊफ़ साहब मिल के आप सारे दोस्त, मैं चाहूँगा इसमें किसी इम्पोर्टर को ना शामिल करें। आप डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त तय कर लें। हाजी मोहम्मद अली ज़फ़र साहब और मुज़फ़्फ़र साहब की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, खाई साहब इजाज़त है ना सर, मैं यहाँ गारंटी देता हूँ कि जो आप डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह ये फॉलो करेंगे। और ये वक्त आ गया है कि अब इससे पहले कि हमारे बिज़नेस की है सर, अब ये वक्त आ गया कि इससे पहले कि हमारी बिज़नेस की कोई शक्ल के बारे में कोई और फोरम डिसाइड करे, हमें ख़ुद मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। हम खुद बैठे कि कारोबार डिस्ट्रीब्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फार्मूलेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके ऊपर HR कमेटी के ज़िम्मे मैं लगाऊंगा। और मैं समझता हूँ कि शेख साहब माशाल्लाह एक बड़े स्ट्रॉन्ग चेयरमैन भी रहे हैं और HR और एथिक्स कमेटी के बड़े स्ट्रॉन्ग चेयरमैन हैं, मुश्किल डिसीजन लेंगे। मेरा ख्याल 1.5 मिनट का वक्त था। रोटी दा इंगान इंशाअल्लाह रौ साहब आप ही करेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद, तमाम उन दोस्तों को जिन्होंने विजडम के लिए दोस्तों को इकट्ठा किया। एक टाइम पे था चीज़ें बहुत आगे चली गई थी, ये पहली दफ़ा हुआ, हमारी एसोसिएशन कोर्ट तक भी चली गई, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। दोस्तों का ख़ास तौर पे मेहरबानी है कि वो हमारे साथ दोबारा बैठे, जिसके लिए मुझे अपनी सीट भी सेक्रीफाई करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी, आज मुझे बुला रहे थे जी डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं आया, मैं क्या भजन में तो मेंबर ही कोई नहीं, तो मैं क्या कराना वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें भरोसा है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी बैठे हैं, जो हमारे लीडरान भी बैठे हैं, और आने वाले चेयरमैन आपके ऊपर मैंने जब पिछली दफ़ा ऐलान किया था तो उस वक्त ये आपको याद होगा, पिछली बी क्लोजिंग की टाइम पे मैंने ऐलान किया था कि इन्हीं सीनियर्स ने 2 दोस्त चौधरी रऊफ़ुर रहमान और शेख आरिफ साहब फ्राम द एसोसिएट चेयरमैन मुंतखब किए थे, और आप अब उनका तीसरा इंतखाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब हम अगले साल यहाँ पे एक अगले चेयरमैन के लिए खड़े होंगे तो लोग आपको भी एक सक्सेसफुल चेयरमैन के तौर पे याद करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहली शीट जो है वो जमशेद इकबाल चीमा साहब के लिए हैं, इनकी परफॉर्मेंस, और अब ये एक्स चेयरमैन हो गए हैं। हमने तो बहरहाल इनको पता नहीं फील हुआ कि नहीं हुआ, हमें तो फील हुआ कि हमने लाहौर में इनको इस्तेमाल अच्छा खासा किया PCPA में।
जमशेद साहब आप यहीं पे तशरीफ़ रखें, आगे जो शीट्स देनी है। तो 3rd नंबर पे साद अकबर ख़ान साहब, ये एवरग्रीन है हमारे जी, हमेशा चेयरमैन की तरह परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शील्ड है वो है जी डॉक्टर मोहम्मद शफीक ख़ान साहब की, डॉक्टर शफीक साहब की। आप तरतीब से लेके आए ना, जैसे अनाउंस करता हूँ मैं, कैसे उठा के लेके आए, जैसे मैं अनाउंस करता हूँ वैसे लेके आए। डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब की शील्ड है जी परफॉर्मेंस। जी जी बिल्कुल हैं जी। साद अकबर खान साहब की शील्ड मिल गई जी, मेरी इधर पड़ी है। अच्छा चलें। 4 नंबर पे है जी आसिम मजीद साहब, बैठे हैं जी, चले गए हैं जी। चले गए 4 5 पे है जी अब्दुस्तार अजहर साहब, HR कमेटी के हेड रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया लास्ट ईयर, बड़े अच्छे केसेस का डिसीजन किया। नंबर 6 पे हैं जी मोहम्मद आरिफ शेख साहब, ये भी साद अकबर साहब की तरह एवरग्रीन है और हमेशा PCP के काम के लिए अवेलेबल रहते हैं। शेख M आरिफ साहब कभी मिस नहीं किया जी, इन्होंने जब भी हमने कॉल किया पहुँचे हैं जी। रऊफ़ुर रहमान साहब, पहले ले ली शीट, अच्छा रऊफ़ुर रहमान साहब की फर्टिलाइज़र कमेटी के हमारे चेयरमैन थे। और नेक्स्ट नंबर 8 पे हैं मियाँ इफ्तिखार अहमद साहब, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इलेक्शन में। अवैध साहब बैठे मुझे नज़र आए थे। आज़म चीमा साहब की शील्ड जो है वो फर्टिलाइज़र कमेटी में काफ़ी एक्टिव रहे आज़म चीमा साहब, तो आज़म चीमा साहब तो मसरूफ़ थे, तो अवैध साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज़म चीमा साहब की जो है शील्ड वो वसूल करें जी। हमारे चीफ़ कोऑर्डिनेटर जो कि लास्ट ईयर थे और उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से काफ़ी मेंबरशिप भी हमारी इम्प्रूव हुई, सुल्तान नासिर साहब। अल्लाह भाई आ जाए, आपने शीट देनी है। सुल्तान नासिर साहब, सरदार साहब जी। मेरा फोटो यार, मैं सरदार दे रहा हूँ। नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो है वो राव शाहिद साहब के लिए है। राव साहब आप दीजिए। वजह क्या लिखी है? राव साहब के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के तौर पर राव शाहिद अख्तर साहब।